हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटोरिया पब्लिकेशन का बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग को पिछले वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वॉल्यूम 1 बुक का, वॉल्यूम 2 का और खाकी सीरीज तीनों का जो प्लेलिस्ट है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसका पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दो हिमालय के मध्य स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो है, कश्मीर घाटी एवं डल झील जो है यह बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और बृहद हिमालय का जो विस्तार है यह नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक जो है एक पर्वतीय दीवार के रूप में है और इसका जो लंबाई है 2400 किलोमीटर है। याद रखेंगे कि 2400 किलोमीटर जो है बृहद हिमालय का विस्तार है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, इसका औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है यह 8850 मीटर है लगभग। साथ ही याद रखेंगे कि जास्कर श्रेणी जो है यह हिमालय की उत्तरी शाखा है, सबसे ऊपर वाली, और यह जो है उत्तर में लद्दाख श्रेणी और दक्षिण में महान हिमालय के बीच में स्थित है। वहीं जो बृहद हिमालय है इसको सर्वोच्च हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय और महान हिमालय, साथ ही इसको हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। और बृहद हिमालय जो है ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। और बृहद हिमालय जो है हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी अथवा सबसे ऊंची श्रेणी है। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी जो है तिब्बत के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पाटभूमि स्थलाकृति की विशेषता है। तो पाटभूमि जो होती है उसकी विशेषता हो जाएगी छोटा नागपुर पठार की हो जाएगी। याद रखेंगे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर जो विभिन्न ऊंचाइयों में पठारों की एक श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसमें मध्य पश्चिमी भाग के लगभग सर्वोत्तम ऊंचाई के क्षेत्र को हम लोग पाट क्षेत्र बोलते हैं, जिसको हम लोग पॉट लैंड्स बोलते हैं। और छोटा नागपुर जो पठार है यह उच्च भूमि का भाग है जो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से झारखंड के पलामू, धनबाद, सिंहभूमि, उसके बाद है हजारीबाग है, संथाल परगना, रांची, लोहरदगा और गुमला जिलों तक फैला हुआ है और यह पठार कई भागों में बटा हुआ भी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। इसमें सूची 1 जो है इसमें नदी घाटी परियोजना का नाम दिया हुआ है और सूची 2 जो है इसमें नदी का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं रिहंद परियोजना। तो रिहंद परियोजना जो है यह रिहंद नदी पर स्थित है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा, इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद है नागार्जुन सागर परियोजना। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर है, इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला है पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पर है, इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद है माता टीला परियोजना। तो माता टीला परियोजना जो है यह बेतवा नदी पर है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 1 और फिर 2। 3, 4, 1, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें। तो दोमट मिट्टी उसको कहते हैं कि जिसमें जो होता है मृतिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है, उसी को हम लोग दोमट मिट्टी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में कृषि एवं अनुसंधान केंद्र ने 8 प्रकार का मिट्टियों का पहचान किया है, लेकिन मुख्य रूप से देखेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली जो मिट्टियाँ है उसकी संख्या 4 होती है। चारों के नाम आप लोग याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा विस्तार है, सबसे ज़्यादा विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है, फिर उसके बाद लाल मिट्टी का है, फिर उसके बाद काली मिट्टी का है और सबसे कम जो है यह लेटराइट मिट्टी का है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक संकेंद्रण है। तो सागौन वन का जो है अधिक संकेंद्रण यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सागौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। यानी सबसे जो पहले है सबसे ज़्यादा वाले को बताना है, फिर उसके बाद जो है उससे कम वाले को बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादक राज्य हो जाएगा यह सबसे पहले हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर उसके बाद जो हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रति हेक्टेयर के माध्यम से बताना है तो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है सबसे अधिक गेहूं का यह पंजाब में होता है। जब साथ ही उत्पादन का बारे में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आप लोग उत्पादन से संबंधित उत्पादक जो प्रमुख राज्य होते हैं उसको याद रखिएगा। जैसे
चावल का उत्पादक राज्य हो जाएगा, यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल होता है। वैसे ही मक्का का होता है कर्नाटक होता है, जूट का पश्चिम बंगाल होता है। उसके बाद प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक यह केरल होता है। उसके बाद सूरजमुखी का मुख्य रूप से कर्नाटक होता है। कपास का जो होता है गुजरात होता है। दूध का उत्तर प्रदेश होता है। चीनी का महाराष्ट्र होता है। और मसाला के प्रोडक्शन में अभी जो हो जाएगा टॉप पे यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। और तिलहन के मामले में देखा जाए तो राजस्थान टॉप पे हो जाएगा। तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? पूछा गया है कि नहीं है, तो कोयला क्षेत्र नहीं है तो इसमें जो हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा जो हो जाएगा कोयला क्षेत्र नहीं है। बाकी जो है रानीगंज, झरिया और बोकारो यह कोयला के प्रमुख क्षेत्र हैं। जबकि कोडरमा जो है, कोडरमा से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इसको भी याद रखेंगे कि कोडरमा से जो है अभ्रक का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हो जाएगा, यह हो जाएगा गोवा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के आधार पर जो है भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा हो जाएगा। फिर इसके बाद मिजोरम है, फिर तमिलनाडु है, फिर उसके बाद केरल है। जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या देखा जाए तो यह महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें सूची दिया हुआ है, मिलाना है। सूची 1 जो है, इसमें सूची 1 में नदी का नाम है और सूची जो 2 है इसमें परियोजना या बांध का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले है नदी का नाम कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी जो है इस पर बांध का नाम है हुअर बांध। हुअर बांध जो है ये कोलोराडो नदी पर है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद है दामोदर नदी। दामोदर नदी पर बना है पंचेत हिल, तो पंचेत हिल हो जाएगा, इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद नील नदी, नील नदी पे है ओसवान बांध, तो इसका मिलान जो हो जाएगा यह 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद है जाम्बेजी नदी, तो जाम्बेजी नदी पे एक करीबा बांध है, तो इसका मिलान हो जाएगा करीबा। ऑप्शन इसका मिलान 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ए का मिलान हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए का मिलान 4, या बी और डी दोनों में दिया हुआ है। ए का मिलान 4, उसके बाद बी का मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद सी का मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और उसके बाद डी का मिलान जो हो जाएगा यह 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर जो है किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर जो है यह प्रशांत महासागरीय पेटी से संबंधित है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि प्रशांत महासागरीय पेटी जो है विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप एवं ज्वालामुखीय क्षेत्र है, जहाँ पर समस्त ग्लोब के 63% भूकंप आते हैं। और यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ हैं, जैसे सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु, नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र और विनाशी प्लेट के सीमाओं का अभिसरण। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? इसमें से एक जो होगा सुमेलित सही नहीं होगा। तो सबसे पहला दिया हुआ है हरमट्टन, तो हरमट्टन दिया हुआ है, हरमट्टन दिया हुआ है। हरमट्टन का मिलान यह दिया हुआ है सऊदी अरब, यही जो पहला हो जाएगा यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। हरमट्टन जो है यह सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, तो यह मिलान गलत हो जाएगा। उसके बाद चिनूक है, तो चिनूक जो है यह स्थानीय पवन है अमेरिका का, जो कि अमेरिका के रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढलान के साथ चलने वाली शुष्क हवा है। उसके बाद है ब्रिक फिल्डर, तो ब्रिक फिल्डर जो है यह ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म हवा है। और फॉन जो है यह स्विट्जरलैंड की है, तो इसमें मिलान जो हो जाएगा हमारा ए जो हो जाएगा गलत है। तो ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार जो है बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन वाला जिला का क्रम बताना है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो हो जाएगा वनों के मामले में सबसे पहले कैमूर हो जाएगा, फिर उसके बाद जो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, उसके बाद जो है जमुई हो जाएगा। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला जो हो जाएगा यह हो जाएगा पहले शेखपुरा हो जाएगा, फिर अरवल, फिर बक्सर। लेकिन वही पूछा जाए कि सर्वाधिक 1% वाला जिला, तो सर्वाधिक 1% वाला जिला में सबसे पहले कैमूर हो जाएगा, उसके बाद जमुई हो जाएगा, फिर उसके बाद मुंगेर हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूनतम 1% वाला जिला पूछा जाए तो सबसे कम परसेंटेज जो है यह हो जाएगा शेखपुरा में, उसके बाद बक्सर हो जाएगा, फिर उसके बाद जो हो जाएगा सिवान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाता है खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोज निर्भरता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो हो जाएगा वह जलवायु हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु जो होता है एक भौगोलिक कारक होता है जिसके द्वारा वनस्पति, स्थल रूप और मिट्टी सभी प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद जो होता है यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्षों का होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह इसे पहले भी इसको विघटित कर सकता है और विधानसभा के 17 अवसान के आदेश जो है राज्यपाल के द्वारा ही दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो अगर एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका जो उम्र होना चाहिए या 21 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि लॉर्ड रिपन की 1882 में का एक संकल्प था स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा, इसका मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। उसके बाद जो है रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। तो बांग्लादेश की जो स्थापना हुई थी यह 1971 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है यह हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि हॉकी के जादूगर के रूप में मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। उसके बाद हॉकी से संबंधित कप ट्रॉफी के नाम याद रखेंगे, जैसे हॉकी से संबंधित ट्रॉफी का नाम है जैसे रंगास्वामी कप है, आगा खा कप है, बेटन कप, वेलिंगटन कप, उसके बाद इंदिरा गांधी गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, मुरुगप्पा कप, ये सभी जो है हॉकी से संबंधित है। तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि सूरसागर क्या है। सूरसागर जो होता है यह सूरदास की काव्य रचना है, इसी को हम लोग सूरसागर बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूरसागर का मतलब होता है सूर का सागर, यानी सूरदास को जिम्मेदार ठहराए जाने वाली कविताओं का एक बड़ा संग्रह है। हालांकि कुछ संभवतः बाद में कवियों के द्वारा उनके नाम पर रचे गए थे और सूरसागर के अलावा उन्होंने सूर सरावली और साहित्य लहरी भी लिखी है जो उनके भक्ति विषयों को और अधिक अन्वेषण करती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, यह किया गया था सरकारिया आयोग के सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है यह सरकारिया आयोग यह आया था 1983 में। यह भी याद रखेंगे कि 1983 की सिफारिशों के आधार पर जो है बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में किया था। और अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है यह आर्टिकल में दिया हुआ है आर्टिकल 263 में इसका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 263 में दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यह हो जाएगा गंगा का डॉल्फिन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज जो है यह तिरंगा होता है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु जो होता है बाघ होता है, राष्ट्रीय फूल जो होता है कमल होता है, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पक्षी होता है वह मोर होता है और राष्ट्रीय मुद्रा जो होता है यह रुपया होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर 1950 में किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह हस्ताक्षर जो किया गया था डेट था 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया गया था और इसमें टोटल 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। वही 1949 को जो है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता भी प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अग्रिम टिप्पणी कौन करता है। तो सरकार के वित्तीय खर्च पर जो अंतिम टिप्पणी करता है यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है, यानी कैग करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक जो होता है भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में काम करते हैं। और संविधान का जो अनुच्छेद है 151 अनुच्छेद 151 के अनुसार जो है
केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं की सलाह पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और महालेखाकार का जो कार्यालय है यह 1858 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अगर उसको पद से हटाया जाए तो वह प्रक्रिया जो है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है उसी के समान होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ साथ ही यह भी याद रखेंगे कि अनुच्छेद 148 जो है इसी के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल जो हो जाएगा यह हो जाएगा आर्टिकल 148 हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि अनुच्छेद जो 148 है इसके अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, जो कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु मतलब जो भी पहले हो उसके लिए की जाती है। और यह केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति जो है कैग के प्रतिवेदन को प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाते हैं। और कैग जो है संसद की लोक लेखा समिति का मित्र भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? तो यह किया गया है 24वें संविधान संशोधन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसके द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है और यह 5 नवंबर 1971 को अस्तित्व में आया था। अब यहाँ पे संविधान संशोधन दिया गया है तो आप लोग याद रखिएगा कि जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था यह जीएसटी लागू किया गया था। इसमें 102 जो हुआ था 2018 में, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसके बाद 103वां जो संशोधन हुआ था 2019 में, इसमें आर्थिक समुदाय के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया था। उसके बाद 105वां हुआ था 104वां हुआ था पहले 2020 में। इसके द्वारा जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था, यानी 2030 तक कर दिया गया था। उसके बाद 105वां संविधान संशोधन हुआ था 2021 में। इसमें जो है इस अधिनियम के द्वारा जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SEBC जो है की पहचान करने और निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की प्रदेशों की जो शक्ति को पुनर्स्थापित किया गया है। उसके बाद जो है 106वां संशोधन जो हुआ था यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो सामाजिक मूल्य को आत्मसात करने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहा जाता है। सामाजिकरण कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक होता है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण जो होता है यह होता है कि आधुनिक विचारों को आत्मसात करने की प्रक्रिया होता है। और एक होता है पश्चिमीकरण। तो पश्चिमीकरण होता है, इसमें पश्चिमीकरण की प्रक्रिया जो होती है इसमें भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रसार किया जाता है। और एक होता है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य जो होता है राजनीतिक या किसी गैर धार्मिक मामले में धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करे, इसी को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में जल यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया था 1974 में। ऑप्शन हमारा डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो आया था यह 1981 में आया था। याद रखेंगे कि 1981 में जो आया था यह वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए लाया गया था और जल प्रदूषण वाला यह 1974 में आया था। वहीं पर्यावरण प्रदूषण वाला आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह 1986 में आया था। और 1972 में जो है 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। तो चारों ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा कि 1986 में आया था यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, 1972 में वन्य जीव संरक्षण आया था, 1981 है इसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था और 1974 में जल प्रदूषण निषेध एवं नियंत्रण अधिनियम आया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? तो भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की जो प्रक्रिया ग्रहण की गई है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा गया है कि किस
देश से लिया गया है, तो बाकी भी याद रखिएगा। जैसे जापान से जो लिया गया है, जापान के संविधान से, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान के संविधान से। और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया है, यह सभी लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद है अमेरिका, तो अमेरिका से जो लिया गया है, अमेरिका में मौलिक अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना को लिया गया है, न्यायिक पुनर्वलोकन जो शक्ति होती है वह लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता जो होती है वह लिया गया है, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं वो निर्वाचित राष्ट्रपति और इस पर महाभियोग, उसके बाद उपराष्ट्रपति और उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वह भी अमेरिका से ही लिया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि आयरलैंड, तो आयरलैंड से जो लिया गया है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया जाता है वो लिया गया है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला क्षेत्र से अगर मनोनीत किया जाता है किसी को, वह भी आयरलैंड से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में वरीयता का सही क्रम चुनना है। तो भारत में वरीयता क्रम में सबसे पहले तो राष्ट्रपति होते हैं, 1 नंबर पर राष्ट्रपति, फिर उसके बाद हो जाएंगे उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद होते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं, और भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भूतपूर्व जो राष्ट्रपति होते हैं या इनके समान ही होता है उप प्रधानमंत्री, और इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, फिर उसके बाद 7वें नंबर पर आते हैं संघ के कैबिनेट मंत्री वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो है 1968 में पेश किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पहली बार जो है 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग, बाद में जो है एक के हनुमथैया अध्यक्ष, इन्होंने लोकपाल के गठन की अनुशंसा की थी। और सबसे पहले जो लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा इसमें न्यूनतम मजदूरी न देना, यह जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित यात्री जो है किस क्रम में भारत आए थे, इसको सजाना है क्रम में। तो सबसे पहले जो इसमें आया था, सबसे पहले फाहियान आया था। फाहियान जो आया था, फाहियान 399 एडी में आया था। फाहियान 399 एडी में गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग जो आया था यह हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 एडी में यह भारत आया था। उसके बाद टॉमस रो आया था। टॉमस रो जो है यह 1615 ईस्वी में आया था। सबसे लास्ट में जो हो जाएगा टॉमस रो हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन 1 इसी में भी है और डी में भी है, लेकिन यहाँ पे पहले ऑप्शन में दे दिया है, पहला ऑप्शन जो हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले जो है फाहियान आया था, फिर ह्वेनसांग आया था, फिर टॉमस रो आया था। और साथ ही याद रखेंगे कि यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्यमुनि यह कहा जाता है ह्वेनसांग को कहा जाता है, जो कि 629 एडी में भारत आया था और इन्होंने ही अपना ग्रंथ लिखा था सीयू की। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, यह किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इनके नवरत्न में शामिल थे धन्वंतरी, कालिदास, अमर सिंह, घटपर्णक, उसके बाद है वराहमिहिर, उसके बाद था छपनक, शंकु, वरुरुचि, वेताल भट्ट, ये जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न थे। और अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। और मराठा शासक जो थे छत्रपति शिवाजी, इनके सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा गया था। और जो कृष्णदेव राय थे, इनके दरबार में 8 कवि रहते थे जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है कि बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है। तो बोस्टन टी पार्टी जो है यह अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है कि बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण किसे कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण जो है यह बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो बोधिसत्व होता है, यह बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को बोधिसत्व कहा गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन जो है यह बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। और वहीं 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग किया था, उसको हम लोग बोलते हैं महाविनिष्क्रमण बोलते हैं।
और 35 वर्ष की उम्र में बुद्ध को संबोधि की प्राप्ति हुई थी और 80 वर्ष की उम्र में जो है बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि राष्ट्र संघ जो है लीग ऑफ नेशंस, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 को की गई थी। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से विश्व स्तर की अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना जनवरी 1920 में की गई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की जो मूर्ति है यह कांसे की बनी हुई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई थी यह 10.5 सेंटीमीटर थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग जो है 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? तो 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग जो 36 है, तो अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो 3 संख्याएं हैं तो 36/3 करेंगे तो यह आ जाएगा 12, यानी जो बीच वाली संख्या हो जाएगी यह 12 हो जाएगी। तो बीच वाली संख्या 12 हो जाएगी और इसमें बोला गया है कि 3 लगातार क्रमागत भाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इससे पहले 11 जो है यह भाज्य नहीं है, तो पहले वाला संख्या जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद 13 भी भाज्य नहीं है, तो इसके बाद 14 जो हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। और इसका योग जोड़ेंगे अगर तो यह 36 आता है, या सेटिस्फाइड है, तो हमारा जो संख्या हो जाएगा 10, 12 और 14 हो जाएगा। तो पूछा गया है इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तीनों संख्या जो गुना कर देंगे, संख्या जो मिला है हमें 10, 12 और 14, इनका जो गुणनफल हो जाएगा या लास्ट में जो है लास्ट में 8 जीरो आएगा। यहाँ पे 4 दूनी 8 और 1 जीरो, 8 जीरो आएगा। तो लास्ट में 8 जीरो ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन सी में ही सिर्फ है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के जो गुरु थे यह रामानंद थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना गया है और रामानंद ने राम नाम को प्रिय बनाया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है कि 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था? तो 1564 में अकबर के द्वारा जजिया कर की समाप्ति की गई थी। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और अकबर के द्वारा जो है दास प्रथा का जो अंत किया गया था यह 1562 में किया गया था। 1562 में दास प्रथा का अंत किया गया था और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो है यह किया गया था 1563 में किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि 1571 में अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर ट्रांसफ़र किया था। उसके बाद 1575 में उन्होंने इबादत खाना स्थापित किया था। यह हो जाएगा 1575 में इबादत खाना का स्थापना किया गया था। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा किया था और 1582 में दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक के स्रोत के रूप में लिया जाता है? तो हो जाएगा मधुरा विजयम, उसके बाद अ फॉरगॉटन एम्पायर, गुलशन ए इब्राहिमी। यह सभी पुस्तक जो हो जाएगा सभी को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए लिया जाता है। ऑप्शन जो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो मधुरा विजयम है इसको लिखा गया था गंगा देवी के द्वारा। याद रखेंगे मधुरा विजयम को गंगा देवी के द्वारा लिखा गया था। और यह एक बुक है और फॉरगॉटन एम्पायर, यह लिखा गया था रॉबर्ट सेविल के द्वारा। उसके बाद जो है गुलशन ए इब्राहिमी, गुलशन ए इब्राहिमी जो है यह लिखा गया था बहमनी दरबार में एक थे दरबारी फरिश्ता, तो फरिश्ता के द्वारा यह लिखा गया था। और गंगा देवी जो थी जिन्होंने मधुरा विजयम लिखा है यह राजकुमार कंपन की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है यह 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है जतरा भगत के नेतृत्व में यह 1934 में गुमला से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय जो है इंग्लैंड की गद्दी पर एलिजाबेथ प्रथम थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और महारानी एलिजाबेथ जो है प्रथम, इनका शासनकाल जो है नवंबर 1558 से लेकर के मार्च 1603 तक रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रमानुसार सही क्रम बताना है, शासन के अनुसार बताना है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश का जो शासनकाल रहा था यह 1210 से लेकर के
1236 तक रहा था। उसके बाद जो हो जाएगा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है यह रहा था 1296 से लेकर के 1316 तक। उसके बाद शेर शाह सूरी का शासनकाल रहा था, यह रहा था 1540 से लेकर के 1545 तक। उसके बाद जो है अकबर का शासनकाल हो जाएगा 1556 से, या 65 नहीं 56 हो जाएगा, 1556 से लेकर के 1605 तक जो है अकबर का शासनकाल रहा था। तो इसमें हम जब अरेंज करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर पे ये आ जाएगा, 4 नंबर पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 3 नंबर या दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आ जाएगा या शेर सूरी आ जाएगा, और चौथा नंबर पे अकबर आ जाएगा। तो हमारे आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले 4 3 1 2, 4 3 1 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो वे लोग जो है ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था, और बम फेंकने का उद्देश्य जो था बाहरी अंग्रेजी सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है यह फूलन प्रसाद वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और गंगा शरण सिन्हा सभी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो यह घोषणा की गई थी जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी के। इन्होंने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि वे जून 1948 से पहले भारतीय को सत्ता सौंप देंगे, और एटली ने जॉर्ज लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? तो भारत माता की पेंटिंग बनाई गई थी अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के समय जो है अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा और मुगलों, स्वदेशी पारंपरिक कला एवं अजंता की चित्रकला से प्रेरणा लेनी शुरू की थी। और 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत माता के चित्र को पहली बार बनाया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य जो है आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो यह कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह करके संबोधित किया था, और यह उपाधि भारतीय सैनिकों द्वारा जर्मनी में उन्हें प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 51 है, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो नगद आरक्षित अनुपात जो है या CRR, इसको कम करने से है अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो हो जाएगा, बैंकों के पास अधिक तरलता होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिल सकती है, और अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो यह सभी हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है, यह हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। यह बेरोजगारी का प्रभाव नहीं होगा। बेरोजगारी के प्रभाव होते हैं कि आर्थिक अधिभार में वृद्धि होती है, कम आय में वृद्धि होती है, उसके बाद कौशल उपयोग में कमी होती है। यह सभी बेरोजगारी के प्रभाव हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है यह राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय में जो है पूरी जनसंख्या से जब भाग दिया जाएगा तो प्रति व्यक्ति आय निकलती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें मिलान करना है सूची 1 और 2 को। सबसे पहले जो है अनुसंधान केंद्र का नाम दिया हुआ है, और फिर उसके बाद उसकी अवस्थिति दी गई है। सबसे पहला है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो है यह जोरहाट में स्थित है, असम में। इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय
कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र जो कि चिकमंगलूर कर्नाटक में स्थित है, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र यह जो है कोट्टायम केरल में स्थित है, और राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र जो कि मैसूर कर्नाटक में स्थित है। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 1 2 4 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच जो है विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो यह किया गया है अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 के बीच में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम यह हो जाएगा निर्यात में वृद्धि हो जाती है और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। यह मुद्रा अवमूल्यन के कारण होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में जो है 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। एक बार 1949 में किया गया था, फिर 1966 में किया गया था, और एक बार 1991 में किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो रॉबिन हुड प्रभाव जो है यह आय पुनर्वितरण से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 है, दाब की इकाई क्या है। तो दाब का इकाई होता है न्यूटन बटा वर्ग मीटर होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दाब जो होता है एक अदिश राशि होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि दाब जो होता है एक अदिश राशि होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि धूप चश्मों में लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो धूप चश्मों में जो है लेंस में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो फ्लिंट कांच होता है, फ्लिंट कांच का जो प्रयोग होता है एक कैमरा में किया जाता है, दूरबीन के लेंस में और विद्युत बल्ब में किया जाता है। उसके बाद पायरेक्स कांच जो होता है इसका प्रयोग प्रयोगशाला में बनने वाले उपकरण में किया जाता है। और प्रकाशीय कांच का जो उपयोग है यह चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप इत्यादि प्रिज्म बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। सही को चूज करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार जो है बदल जाता है। पहला स्टेटमेंट ही सही दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भार जो है स्थान बदलने पर घट या बढ़ सकता है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है सेम ही होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन जो है असत्य है, गलत को चूज करना है। सबसे पहले है हेलिना। तो हेलिना जो है यह भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है, लेकिन यहाँ पे स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी लिखा गया है जो कि गलत है। याद रखेंगे हेलिना जो है भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, यहीं गलत दिया हुआ है। बाकी जो है सही है। जो बराक है यह बराक 8 जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। पिनाक जो है यह रॉकेट है। उसके बाद चिनूक जो है यह हेलीकॉप्टर है। पिनाक जो है यह पहला स्वदेशी भारत का रॉकेट मिसाइल है। बराक 8 जो है DRDO और इजराइल के द्वारा विकसित सरफेस टू एयर मिसाइल है। और चिनूक जो है यह अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा डेवलप की गई एक हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है यह AC वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन विकल्प जो है सही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हो जाएगा 1 अर्ग बराबर जो होता है 10 के पावर -7 जूल होता है, जो कि सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह होता है 1.6 × 10⁻⁻, यहाँ पे 19 हो जाएगा। यह 19 दिया हुआ है शायद, यहाँ पे 19 होता है तो -19 जूल हो जाएगा। 1 कैलोरी जो है 4.186 जूल होता है। यह सभी जो दिया हुआ है सभी सही दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है तो पहला जो हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं, यही हो जाएगा गुण नहीं होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि अल्फा बीटा गामा इनको वेदन शक्तियों के आधार पर अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा यह हो जाएगा गामा, गामा के बाद हो जाएगा बीटा फिर अल्फा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरणों की वेदन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है और आयनन क्षमता जो होती है सबसे कम होती है। वहीं अल्फा किरणों की जो वेदन क्षमता होती है बहुत कम होती है, जबकि बीटा किरणों की जो वेदन क्षमता होती है अल्फा किरणों से ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है
कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस यानी F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित जो है प्रतिबिंब जो है यह आभासी और बड़ा होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, आभासी और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में कौन जो है सुमेलित नहीं है? इसमें से गलत को चूज करना है। सिरका जो है, सिरका में होता है एसिटिक एसिड, यह सही दिया हुआ है। उसके बाद है संतरा, संतरा जो है इसमें फॉर्मिक एसिड होता है जो कि गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे संतरा जो होता है, संतरा में यह मतलब साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं, तो यह गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इमली में टार्टरिक एसिड होता है, यह सही दिया हुआ है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, यह भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण यह नहीं होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 नंबर क्वेश्चन है। इसमें मैथ दिया हुआ है, आप लोग सोल्व कर सकते हैं, या एसआई का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 1604.5 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो इसमें जो है कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम जो हो जाएगा यह पॉलीमर नहीं होगा। कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका फॉर्मूला जो होता है यह होता है CH2 का होल 5, उसके बाद CONH होता है, यह कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला होता है और यह नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो पायरिडॉक्सिन जो कहा जाता है यह विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। इसकी कमी से जो है यह रक्तक्षीणता, चर्म रोग और पेशी ऐंठन इत्यादि बीमारियां होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका या तंत्रिका तंत्र हो जाएगी, तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है कि एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चौवर्णक यानी मोलर्स होते हैं? तो चौवर्णक जो होते हैं, चौवर्णक की संख्या 12 होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, दिया हुआ है सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सबसे पहले सूची 1 में जो है ग्रंथि का नाम दिया हुआ है, उसके बाद उससे निकलने वाले जो हार्मोन वगैरह होते हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो जो जनन ग्रंथि है, जनन संधि या जनन ग्रंथि जो बोलते हैं, जनन ग्रंथि से निकलती है प्रोजेस्टेरोन, तो इसका मिलान जो हो जाएगा, इसका मिलान 2 हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि से स्राव होता है वृद्धि हार्मोन का, तो इसका मिलान 3 हो जाएगा। अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद अधिवेग जो होता है इससे निकलता है कार्टिसोल, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी में है 2 3 1 4, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, एथलीट फुट जो होता है बीमारी होती है। तो एथलीट फुट बीमारी जो होती है यह फफूंद के कारण होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एथलीट फुट जो है यह टीनिया पेडिस एक फंगल त्वचा संक्रमण है जो आमतौर पर पैरों की उंगलियों के बीच में शुरू होता है और यह आमतौर पर उन लोगों में होता है जिनके पैर जो होते हैं यह टाइट फिटिंग जूतों में बंद होने के कारण बहुत पसीने से तर हो जाते हैं, उनको जो होता है एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू जो हो जाएगा यह रूपांतरित तना का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे मैथ्स दिए हुए हैं, आप लोग सोल्व कर सकते हैं मैथ्स को। इसमें दिया हुआ है स्थिर जल में एक नाव की चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 45 किलोमीटर दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? यहाँ पे समय पूछा गया है। तो देखिए धारा के अनुकूल अगर जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 + 6 हो जाएगा, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और धारा के प्रतिकूल विपरीत जाएंगे तो यहाँ 9 - 6 हो जाएगा, यह 3 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएगा कि स्थिर जल में एक नाव की चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर। यदि एक व्यक्ति धारा के विपरीत जो है, धारा के विपरीत कितना जाता है 45 किलोमीटर, तो विपरीत जाएगा तो 45 किलोमीटर जाएगा, तो पहले 45 लिख देंगे। उसके बाद बोला गया है विपरीत जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 बटा यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है
और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है तो फिर 45 बटा जो हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले ये कटेगा तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 3 कितना हो गया 18। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 18 घंटे हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है डायनेमो का कार्य है। तो डायनेमो का जो काम होता है यह होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो मोटर होता है, मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। बल्ब का काम होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। सेल का काम होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और ट्यूबलाइट का काम होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह जो होता है स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डॉपलर महोदय के अनुसार जो है स्रोत एवं प्रेक्षक के बीच अपेक्षित गति के कारण उसकी आवृत्ति में कमी या वृद्धि होती है। इसी को हम लोग डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है कि सही कथन को चूज करना है। सबसे पहला जो है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, जो कि गलत है क्योंकि यह हर रंग से ज़्यादा होता है। यहाँ पे लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है हर प्रकाश से ज़्यादा हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाल जो रंग होता है ठीक है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी का तरंग रंग जो होता है तरंग दैर्घ्य यह कम होता है। और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, पर बैगनी रंग जो होता है इसके प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है कि ओम के नियम के अनुसार जो है यदि करंट जो होता है आई बढ़ता है और विभवांतर होता है भी जो या स्थिर रहता है तो क्या होगा। तो प्रतिरोध जो हो जाएगा यह कम हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला जो होता है बी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई इज इक्वल टू भी बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर प्रतिरोध कम होगा तो आई हो जाएगा बढ़ जाएगा और आई अगर आर जो बढ़ेगा तो आई घट जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 है कि हाल ही में भारत का पहला ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो हाल ही में ऑयल पाम ऑयल का प्रसंस्करण इकाई जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है जया वर्मा सिन्हा को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो गीता राणा है, गीता राणा ये लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है। आरती सरीन जो है यह पहली महिला महानिदेशक बनी है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा बनी है। और सुप्रीता सिटी जो है, सुप्रीता सिटी यह सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 है कि हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो हरित अमोनिया के निर्यात के लिए समझौता हुआ है भारत और जापान के बीच में हुआ है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है कि 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। तो 2025 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे टोटल 139 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार 2025 दिया गया है, जिसमें से 7 दिया गया है पद्म विभूषण दिया गया है। उसके बाद 19 जो दिया गया है 19 पद्म भूषण दिया गया है और उसके बाद 113 जो है पद्म श्री दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है कि 20वां एशियाई खेल जो है 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। तो 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन यह किया जाएगा नागोया में। याद रखेंगे नागोया जापान में है, तो नागोया में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे कि 21वां एशियाई खेल जो है जो होगा 2030 में। 21वां एशियाई खेल 2030 में इसका आयोजन किया जाएगा। यह किया जाएगा दोहा में किया जाएगा, यानी कतर में किया जाएगा। उसके बाद जो 22वां एशियाई खेल जो हो जाएगा इसका आयोजन किया जाएगा 2034 में। यह 4 साल पे होता है और इसका आयोजन जो किया जाएगा यह किया जाएगा रियाद जो है यह सऊदी अरब में है। तो सऊदी अरब रियाद में जो है यह 22वां एशियाई खेल 2034 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पीटी उषा को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो गीता बत्रा है, तो गीता बत्रा विश्व बैंक की वैश्विक प्रबंधन सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर बनी है। उसके बाद है कंचन देवी। तो कंचन देवी जो है यह भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। उसके बाद है अक्षता कृष्णमूर्ति।
तो अक्षता कृष्णमूर्ति जो है यह मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि नईमा खातून है। नईमा खातून जो है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी है और बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। तो इससे रिलेटेड जितने भी होंगे आप लोग सबको याद रखेंगे। जैसे रश्मि शुक्ला हैं, महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी हैं रश्मि शुक्ला। और ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है बिल्किस मीर। उसी तरह से मनप्रीत मोनिका सिंह जो कि अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है और यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है जिनका नाम है नूरा अल मतरोसी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है। 88 नंबर क्वेश्चन है, EOS 08 मिशन जो है किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो EOS 08 मिशन जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था SSLV D3 से प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जैसे इनसेट है, इनसेट 3DS इसको प्रक्षेपित किया गया था GSLV F14 से। GSLV F14 से इनसेट 3DS को प्रक्षेपित किया गया था। वहीं गगनयान का पहला प्रक्षेपण उड़ान जो है यह TB-D1 के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा और ये आदित्य L1 मिशन जो है ये PSLV C57 से प्रक्षेपित होगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है कि आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल जो है यह शुरू किया गया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है पोर्टल यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद है सी बॉक्स पोर्टल। तो सी बॉक्स पोर्टल जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। स्वाति पोर्टल है एक, यह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद के द्वारा शुरू किया गया है। निर्माल पोर्टल जो है यह केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद है एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल जो है केंद्रीय आवास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है, केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जो कि सही स्टेटमेंट है। उसके बाद है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह भी सही है। दोनों स्टेटमेंट जो है यह दोनों सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन जब हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है वियंतियाने में। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 11 अक्टूबर 2024 को यह वियंतियाने जो है यह लाओस में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा कि वियंतियाने जो है यह लाओस में स्थित है। वहाँ पे जो है 11 अक्टूबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था, 6 से 11 अक्टूबर तक। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 92 है। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति का पूर्ण विस्तार है। तो अदिति योजना शुरू किया गया है, इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा यह हो जाएगा एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स। इसी को बोलते हैं अदिति। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक कितना है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का जो रैंक हो जाएगा 118वां हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में शीर्ष देश जो हो जाएगा यह हो जाएगा फिनलैंड। लगातार 8वीं बार जो है फिनलैंड इसमें टॉप पर रहा है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी किया जाता है यह विश्व सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है कि राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन को 36 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 14% का लाभ होता है। देखिए, पहले 5% का लाभ होता है, लेकिन बाद में अगर वह 36 रुपये अधिक पर बेचता है तो उसे 14% का लाभ होता है। तो पहले 5% का लाभ था और बाद में 36 रुपये अधिक में बेचने पर 14% का लाभ होता है। तो यहाँ पे 9% ज़्यादा लाभ होता है और 9% जो लाभ होता है यही क्या है, 36 रुपया है। तो 36 रुपया जब 36 रुपया जो है यह 9% है, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, पेन का क्रय मूल्य यानी 100% निकालना है। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे निकल जाएगा 9 चौका 36 या 400 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक हैं। तो कॉल ऑफ द गिर इस पुस्तक के जो लेखक हैं यह परिमल नाथवानी है।
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि एक है सैम पित्रोदा, तो सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। सैन वाटसन जो है इनके द्वारा लिखा गया है द विनर्स माइंडसेट। तो यह सभी बुक जो है इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग याद रखिएगा। जैसे रतन टाटा अलाइफ, यह लिखा गया है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा। उसके बाद पीयूष पांडे के द्वारा लिखा गया है मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। नेक्स्ट है सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो सज्जन का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द जो हो जाएगा या दुर्जन हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो भारतेंदु का सही संधि विच्छेद भारत प्लस इंदु हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, यहाँ पे रीजनिंग दिया हुआ है। सबसे पहले है कि ए जो है बी का भाई है, तो ए जो है यह भाई है किसका है, तो बी का भाई है। सी जो है ए का पिता है। अब ए का पिता जो हो जाएगा यह हो जाएगा सी हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा पिता है। और डी जो है सी की बहन है, तो सी की जो बहन है यह हो जाएगी डी हो जाएगी, बहन है तो माइनस हो जाएगा। और ई जो है डी की माँ है, डी की माँ जो हो जाएगी यह हो जाएगी ई हो जाएगी, ई जो हो जाएगी डी की माँ हो जाएंगी। पूछा गया है बी ई से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पे जो बी है यह ई से कैसे संबंधित है, तो ई का जो बेटा है यह सी है और इसकी जो बेटा या बेटी यहाँ पे बताया नहीं गया एग्जैक्ट, लेकिन यहाँ पे अगर भाई है तो यहाँ पे प्लस माइनस ले सकते हैं, तो यहाँ पे यह हो जाएगी पोती हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल जिरंड। यहाँ पे जिरंड को फिल करना है और जिरंड मतलब क्या होता है, यह V4 का रूप होता है। जैसे आई लाइक, यहाँ पे जिरंड है तो ING लग जाएगा, आई लाइक गोइंग फॉर वॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है कि चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे जो फॉर्म दिया हुआ है उसका अपोजिट बताना है। तो इसमें दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट का हमको अपोजिट बताना है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी होता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट बताना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ओपेक हो जाएगा। ओपेक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।